जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पहले बात की थी, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है और फिर हम आगे मूव करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। हमने पहले बात की थी कि बिज़नेस क्या होता है और बिज़नेस की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, जिसमें हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस है या सोल ट्रेडर बिज़नेस है, जिसके अंदर आपका एक ही ऑनर होगा जो कि बिज़नेस को ऑन और कंट्रोल करेगा। बहुत सारी एग्जांपल्स थी हमारे सामने, जैसे कि बार्बर शॉप है या आपका प्लम्बर की शॉप है या वर्कशॉप का ओनर है या आपका जो दुकानदार है, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर बिजनेस। सोल का मतलब क्या होता है? अकेला। और हमने ये भी बात की थी कि कल को अगर ये इसका कोई नुकसान होगा तो इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिक जाएगी उस नुकसान को पूरा करने के लिए, जिसको हमने बोला था अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला था बेटा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर किसी प्लम्बर से या किसी इलेक्ट्रीशियन से कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान जो है पूरा करने के लिए उसको अपनी पर्सनल पॉकेट से भी पैसे डालने पड़ेंगे। उसके बाद पार्टनरशिप में हमने बात की थी कि दो से लेके यूजुअली 20 लोग होते हैं, 2 to 20 लोग होते हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आपके डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं जो आपस में मिल के कारोबार स्टार्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको आपस में शेयर भी करेंगे। इसका भी एक मसला वही है जो सोल ट्रेडर बिजनेस का था, वो क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। कि अगर आप कल को बिजनेस को लॉस होगा तो उस लॉस को पूरा करने के लिए हमें अपने पर्सनल पॉकेट से भी पैसे डालने पड़ेंगे। तीसरी जो बात हमने की थी वो की थी लिमिटेड कंपनी की। लिमिटेड कंपनीज में क्या होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो उनके पास जो कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई वो पैसे उनको कोई नुकसान होता है तो उनका नुकसान सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक होगा, उनके पर्सनल पॉकेट से कोई पैसे नहीं डलेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था? लिमिटेड कंपनी। और लिमिटेड कंपनी के आगे मैंने दो टाइप्स की बात की थी। एक टाइप कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप गौर से देखें तो उसका एग्जाम के अंदर वो आपको ट्रैप कैसे करता है, फंसाता कैसे है। फंसाता ऐसे है कि पब्लिक का वर्ड यूज करता है और कहता है कि ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या गवर्नमेंट की कंपनी है या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो गवर्नमेंट की बॉडीज होती है ना, गवर्नमेंट की बॉडीज, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। जो गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या जो गवर्नमेंट ओन करती है। जो पब्लिक का वर्ड है वो कई दफ़ा बच्चों को कंफ्यूज कर जाता है कि पता नहीं हमारे पास ये जो है ये कंपनी की बात हो रही है या गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो अगर वर्ड आ रहा है ना पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट। और अगर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो कंपनी है जो शेयर होल्डर्स ऑन करते हैं। क्लियर है फर्क? तो क्वेश्चन में वो कभी आपको कंफ्यूज करेगा बाय राइटिंग द वर्ड ऑफ पब्लिक। पब्लिक के ऊपर अगर वो बात करें पब्लिक सेक्टर की, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट ऑन करती है, जैसे पुलिस है, जैसे आर्मी है, जैसे कि आपकी जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि 1122 वाले हैं। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कंट्रोल करती है, कौन ऑन करती है? गवर्नमेंट। तो इनको बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बॉडीज या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर वो कह रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या हुआ कि ये वो कंपनी है जिसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी कि हम इसको स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक बात क्लियर होगी? ये छोटा सा एक पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है। क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखना है कि ये पब्लिक सेक्टर की बात हो रही है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हम जो इसको डिस्कस कर रहे थे, हमने बात की थी कि
जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, यानी कि वो काम क्या करती हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ बिजनेसेस हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, आगे बना के बेचते हैं। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स थी, टोयोटा कंपनी की मैंने दी, मैंने आपको पेप्सी की दी। पेप्सी भी तो बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग करती है। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं। इसके अलावा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, जिसकी हमने कल एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आइकिया बहुत मशहूर ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है फर्नीचर का। उसके साथ साथ हमने बात की थी कि जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस हैं, जो कि आपके गारमेंट्स बनाते हैं, या जैसे निशात की बात अगर करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है वो। इसके साथ साथ हमने बात की थी रिटेलिंग बिजनेस की। रिटेलिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है बेटा? हम एक जगह से चीज़ को खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं अपना प्रॉफिट रख के, यानी कि हम कुछ बनाते नहीं है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग कर लेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये जो आपके शहालमी में लोग बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं बाहर के मुल्क से, उसके बाद पैक करते हैं और आगे बेच देते हैं। मैंने टॉय बिजनेस की बात की थी कल, रिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह होलसेलर्स भी होते हैं। होलसेलिंग बिजनेस जो होते हैं वो होते हैं बड़े लेवल पे काम करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ों को उठाते हैं। कहाँ से उठाते हैं? मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से चीज़ें उठाई, आगे रिटेलर्स को बेची अपना प्रॉफिट रख के। हर स्टेज पे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, चाहे रिटेलिंग बिजनेस हो, चाहे होलसेलर बिजनेस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो। मैन्युफैक्चरिंग ने अपना प्रॉफिट रखना है, होलसेलर ने अपना प्रॉफिट रखना है, और उसके बाद जो है रिटेलर ने अपना प्रॉफिट रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की थी सर्विसेज के हवाले से। सर्विसेज कौन सी बिजनेसेस होते हैं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, यानी कि वो खिदमात प्रोवाइड करती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं। जैसे कि मैंने बात की थी हॉस्पिटल्स की, मैंने बात की थी टेलीकॉम कंपनीज की, लाइक यूफोन, जैज, मोबिलिंक वगैरह, ठीक है। इसी तरह हमने बात की थी सर्विसेज में अकाउंटिंग फर्म्स की, हमने बात की थी बैंक्स की, हमने बात की थी इंश्योरेंस कंपनीज की, राइट जी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हमने सर्विसेज की और कौन कौन सी एग्जांपल ली थी? क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉयर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द जो सर्विसेज से रिलेट करती हैं। ओके, अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आज हम सीखते हैं। कल हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी बात की थी, फीचर्स की। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होते हैं और सर्विसेज के क्या फीचर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे, एक वर्ड है कस्टमर का और एक वर्ड होता है कंज्यूमर का। कस्टमर और कंज्यूमर, ये चीजें आपकी शायद नोट्स में इतनी बारीकी में नहीं लिखी हुई कि एक एक चीज को मैंने वहां पे आपको, ठीक है, मैंने आपको कोशिश की हुई है कि एक टॉपिक एलेबोरेट किया जाए, क्योंकि ये बुक है एक किस्म की, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज जो दरमियान में आएंगी वो आपको सीखनी है। किसी ने ये वर्ड सुना हुआ है कभी, कंज्यूमर और कस्टमर का? कंज्यूमर और कस्टमर, जी हाथ खड़ा करें अगर किसी ने कोई सुना हुआ है ये वर्ड। हम कहते हैं कि यार इसका कस्टमर बहुत अच्छा है जी। कस्टमर्स मेनली शॉप से चीजें लेते हैं, बाय करते हैं, और कंज्यूमर जैसा अभी हम सर्विसेज ले रहे हैं आपसे कंज्यूम करने से, ये हम कंज्यूमर है इस वक्त, ठीक है। और अगर हम आपसे कोई चीज बाय करते हैं तो हम आपके कस्टमर हैं। ठीक है, वेरी गुड जी, आइडिया सेम जी। भैया कोई आइडिया यहाँ से हाथ खड़ा तो किया था किसी ने? अगर आप बुरा ना माने तो टोपी उतार दीजिएगा जी। हाँ, वेरी गुड जी। भैया आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में? सेम है। कोशिश किया करें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया करें यार, कॉपी पेस्ट ना किया करें जी। भैया सेम सेम, फिर वही। अच्छा, कोई अपना आइडिया आपका, कोई कंज्यूमर कस्टमर्स में फर्क ऐसा नो, कोई खास नहीं ज़हन में आ रही वो बात। अच्छा जी, चलें कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। कस्टमर कौन सा बंदा होता है जो चीज़ों को खरीदता है, ठीक है। यानी कि मैंने मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई, मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा? होलसेलर को।
होलसेलर से चीज किसके पास जाएगी? रिटेलर के पास। रिटेलर से के चीज कहां पे जाएगी? कस्टमर या कंज्यूमर के पास। अगर मैं ये कहूं कि मैन्युफैक्चरर का कस्टमर होलसेलर है, कह सकता हूं? मैन्युफैक्चरर का ये जो हायर कंपनी है उसने एसी बनाए और उसने आगे होलसेलर को, दुकानदारों को बेचे जो बड़े बड़े यानी कि सिर्फ ओरिएंट या हायर को यूज करते हैं, यानी कि वो सेल करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो होलसेलर है ये इसका कस्टमर है, इसलिए कि इसने उससे चीजें खरीदी हैं? एग्रीड? ग्राहक हुआ ना इसका। क्या रिटेलर इसका ग्राहक हुआ? कस्टमर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कि किससे खरीद रहा है? होलसेलर से खरीद रहे हैं। भाई समझ आ रही है आप दोनों को? रिटेलर ने आगे किसको चीज बेची? कस्टमर को। और कस्टमर ही क्या कौन है? कंज्यूमर है। यानी कि ऐसा बंदा जो आखिर में उसका फायदा उठा रहा है, उसका बेनिफिट उठा रहा है, वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। जो बंदा चीज खरीद रहा है, बाय कर रहा है, वो क्या है? कस्टमर है। सो डिफरेंस आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। भाई लिख नहीं रहे आप दोनों। कस्टमर कौन हुआ? ग्राहक। कंज्यूमर कौन हुआ? जो उसका फाइनल यूजर है। फाइनल यूजर जो इसका आखिर में इस्तेमाल कर रहा है, उससे फायदा उठा रहा है, वो कंज्यूमर हुआ। सो थोड़ा सा फर्क है। कंज्यूमर एंड यूजर है, याद रख लें। कंज्यूमर इज द एंड पर्सन, एंड यूजर, यानी कि उसने आगे किसी को चीज बेचनी नहीं है। अब उसने एसी लगा लिया, उसका फायदा उठा रहा है, उसका बेनिफिट ले रहा है, वो कंज्यूमर हुआ। मेरे लिए किसी ने शर्ट बनाई, अब मैं उसको पहन के इस्तेमाल करूं, मैं क्या कहलाया? कंज्यूमर। मैं कस्टमर नहीं हूं। हाँ, कस्टमर एट पॉइंट ऑफ टाइम पे था जब मैंने चीज खरीदी थी, लेकिन अब मैं इसका कंज्यूमर हूं। आप किसी बैंक में जाएंगे ना तो वो आपको कंज्यूमर भी कह रहे होंगे, कई दफ़ा कस्टमर भी कह रहे होंगे, ठीक है, चूंकि आप उनकी सर्विसेज को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अब सर्विसेज ले रहे हैं मेरी कॉलेज से, तो आप कंज्यूमर भी हैं, कस्टमर भी हैं, चूंकि आप अपनी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट? आप साथ साथ सीख रहे हो चीज़ों को, तो आप कंज्यूमर भी हुए और कस्टमर भी हुए। बिजनेसेस को चलाने के लिए क्या कस्टमर्स की जरूरत होती है? मेरा आपसे सवाल है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर की जरूरत होती है? यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि कस्टमर को चीज हम बेचते हैं, जब हम कस्टमर को चीज बेचते हैं तो वहीं से बिजनेस का साइकिल शुरू होता है, बिजनेस का प्रोसेस शुरू होता है। आपने चीज बेची और ऑब्वियसली बेचने के लिए आपको चीज को बनाना भी पड़ेगा, उसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर आप अपनी चीज को बेचेंगे। तो कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता जब तक उसके पास सेल्स ना हो, और सेल्स किसको करनी है? कस्टमर्स को करनी है। अगर कस्टमर है ही नहीं, अगर इस कॉलेज में स्टूडेंट हो ही ना, तो क्या हमें इस कारोबार को चलाने की जरूरत है? शुरू में तो हम मैनेज कर लेंगे, 1-2 महीने गुजारा हो जाएगा, लेकिन बाद में हमारा बिजनेस नहीं चल सकेगा, इसलिए कि हमारा एक इनफ्लो नहीं आएगा बिजनेस में, हमें पैसे ही नहीं आएंगे चीज़ों को बेचने की वजह से, ना बेचने की वजह से। जब पैसा ही नहीं आएगा तो भाई बिजनेस कहाँ से चलेगा? अब हम आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि बिजनेसेस के अंदर डिपार्टमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जर्नली। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बारहा आपके सवाल पूछ लेता है। हमारी क्लास का बेटा टाइम है 7:30, 7:30। कल से कोशिश कीजिएगा कि आप टाइमली आएँ। उसकी एक वजह यह है कि देखें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। 5-10 मिनट, 5 मिनट तो आप लेट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप अगर लेट आएंगे ना तो आप समझ नहीं सकेंगे कि बात हो क्या रही है। दरमियान में वो कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा ना। तो घर से कोशिश करें, चूंकि आजकल तो समर है, गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो फजर ही जल्दी हो जाती है। ओके, तो अगर आप फजर के लिए उठते हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए आना मसला है ही नहीं कॉलेज के अंदर।
तो कोशिश करें कि एक तो फजर को मिस ना करें, और साथ ये है कि अपनी एक रूटीन डेवलप करें, घर से जल्दी निकलें। ओके बेटा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह आगे जाके, अगर आप पंक्चुअल रहते हैं क्लास में। लेट कभी कभी इंसान हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम हो गया, ट्रैफिक का मसला हो गया, बस का मसला हो गया, वो एक जेन्युइन के चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉन जेन्युइन इश्यूज नहीं होने चाहिए। रात को तैयारी करके सोया करें, कपड़े प्रेस करके तैयार करके अगले दिन के लिए एनर्जेटिक अप्रोच के साथ चला करें कि भाई मैंने कल कैसे जाना है, कल कैसे तैयार होके जाना है, कल क्या पहनना है, और कल का दिन मैंने अच्छा बनाना है और अच्छा गुजारना है। आते हैं जी अपनी डिस्कशन पे। हम बात करते हैं बिजनेस के फंक्शनैलिटी की। बिजनेस के अंदर फंक्शंस कितने होते हैं? फंक्शंस का जो वर्ड है ना, उसको हम डिपार्टमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। फंक्शंस के 3 नाम हैं, फंक्शंस, दूसरा इसका नाम हुआ डिपार्टमेंट्स, ठीक है बेटा, और तीसरा नाम है ऑपरेशंस। ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो आपकी सर्जरी वाला ऑपरेशन, हॉस्पिटल में वाला ऑपरेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिजनेस के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। मोस्ट कॉमनली यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या रिटेलिंग बिजनेस की बात करें या होलसेलर की बात करें या सर्विसेज की बात करें, तो कॉमनली हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, कुछ फंक्शंस बनाए जाते हैं। उनको ऑपरेशंस का नाम भी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट्स का नाम भी दे रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं किसकी? फंक्शंस की। देखो, जब एक छोटा कारोबार स्टार्ट होता है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट किया है या सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये छोटे लेवल पे कारोबार होता है, बेसिक लेवल पे कारोबार होता है। एक बंदा है, वो ही दुकान चला रहा है, वो आता है, दुकान खोलता है, चीजें बेचता है, शाम को दुकान बंद करता है, हिसाब किताब करता है, वो घर चला जाता है। अब वो जो कारोबार है, चूंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको शायद इतने फंक्शंस की जरूरत ना हो, यानी कि उसके लिए इस चीज को, चूंकि वो सारे फंक्शन खुद ही कर रहा है, मार्केटिंग भी खुद ही कर रहा है, चीजों को खरीदता भी खुद ही है, बेच भी खुद ही रहा है, वो खुद ही उसका एचआर है, मैनेजर भी है, एम्प्लॉय भी है, सब कुछ वो खुद ही है। जब कारोबार बढ़ता है, ग्रो करता है, जैसे इम्तियाज स्टोर आपने सुना होगा, इम्तियाज पहले एक शॉप थी कराची के अंदर, सिर्फ एक शॉप थी। ये कारोबार करते थे इसका चावल दाल वगैरह का, दाल चावल चीनी, इनका कारोबार था, अभी भी है खैर अपनी ओरिजिनल जगह पे। तो इम्तियाज स्टोर स्टार्ट हुआ बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी कि सोल ट्रेडर कारोबार था उसका, छोटा सा कारोबार था। और जब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी, 1971 की वॉर हुई, 65 की वॉर हुई, 71 की खास तौर पे, तो गवर्नमेंट ने कुछ राशन कार्ड देना शुरू किए थे उस वक्त लोगों को ना, राशन प्रोवाइड करने के लिए। चूंकि जब जंग लगी होती है तो ऑब्वियसली किल्लत हुई होती है, तो इस दुकान को उन्होंने कहा कि जी यहाँ से लोग सामान वगैरह खाने पीने का ले सकते हैं। तो लोगों को वहाँ से अवेयरनेस हुई कि यार ये इम्तियाज स्टोर जो है, ये जो स्टोर है, यहाँ से हम चावल दाल वगैरह राशन कार्ड दिखा के, पर्ची दिखा के तो सामान ले सकते हैं, चूंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ था। अब वहाँ से लोगों को पता चला कि यार ये दुकानदार है, अच्छा दुकानदार है, और ये ऐसा दुकानदार था इम्तियाज कि आप उसकी दुकान पे जाते थे ना, तो आप कहते थे कि जी मैंने इतना सामान लेना है, वो कहता था यार आप खुद ही जाके ले लो, डालो खुद ही तोलो, और बस आके मुझे पेमेंट कर दो। ट्रस्ट था ना कस्टमर के ऊपर कि यार आप खुद ही सामान तोलो और क्या कहते हैं खुद ही ले लो, मुझे बस आके पैसे दे दो जितना तुमने वेट किया चीजों का। तो मैं अभी भी एक दुकानदार को जानता हूं, ये हमारे बिल्कुल बैक साइड पे एक बहुत बड़ा स्टोर है। वो बंदा भी, उसका भी यकीन अल्लाह के ऊपर इतना था कि यार जिसने मेरे साथ दगा करना है उसने करना ही करना है, लेकिन वो ये कहता था कि जाओ यार खुद ही तोलो, सामान डालो, जो तुम्हें पसंद है सामान डालो, तोलो, और मुझे आके काउंटर पे बता दो कि भी तुमने इतनी पेमेंट तुम्हारी हमारी बनती है, जो भी पेमेंट करनी है।
वहां से इम्तियाज स्टोर स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बेसिक बिजनेस था, स्मॉल रिटेल शॉप थी, कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं था। आज अगर आप देखें तो वो इम्तियाज और इस इम्तियाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इम्तियाज स्टोर जाते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे टॉय शॉप भी नज़र, टॉयज़ का भी सेक्शन नज़र आएगा, आपको वहाँ पे गारमेंट्स का भी नज़र आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी सेक्शन नज़र आएगा, ग्रोसरी आइटम्स का भी नज़र आएगा। समझे बात? तो वहाँ पे डिफरेंट एक किस्म के उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट्स बना दिए कि यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। अब जब ये इम्तियाज स्टोर स्टार्ट हुआ तो ये एसएमई था, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस था, रिटेल शॉप थी, ब्रांचेस बढ़ी, ग्रो किया। तो उन्होंने कहा यार क्यों ना हम प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बनाएं, एडमिन का डिपार्टमेंट अलहदा कर दें, मार्केटिंग का अलहदा कर दें, परचेजिंग का अलहदा कर दें। यानी कि अब हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर हम एक अकेला बंदा अब सब कुछ नहीं करेगा, आगे हम क्या करेंगे, मैनेजर्स हायर करेंगे। परचेज वाला परचेज को हायर चीजें खरीदेगा, प्रोडक्शन वाले चीजों को बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग वाले मार्केटिंग करेंगे। समझ आ रही है बात कि नहीं? ऊपर से तो नहीं गुजरी एग्जाम्पल। तो उन्होंने कहा प्रॉपर डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अकेला इम्तियाज क्या क्या करे, वो परचेजिंग भी करे, वो दुकान पे भी बैठे। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने कहा यार डिपार्टमेंट्स बनाओ, उन डिपार्टमेंट्स का अपना अपना रोल हो, परचेजिंग का रोल अलहदा हो, अपना मार्केटिंग का अलहदा हो, फाइनेंस का रोल अलहदा हो, आईटी का रोल अलहदा हो, अपने अपने काम के ऊपर वो लोग माहिर हों। उसने माहिर लोगों को, मैनेजर्स को बुलाया और अपॉइंट कर लिया। समझ आ रही बात? तो बिजनेस जब ग्रो करता है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है प्रॉपर, आपको उसकी हायरार्की डिसाइड करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी पड़ती हैं, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है। निशात ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है। निशात जब शुरू हुई थी ना कंपनी, तो मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी थी, आज उनकी 20 कंपनीज हैं। वो एक कंपनी से स्टार्ट हुए थे, उस वक्त उनको शायद डिपार्टमेंट्स की इतनी जरूरत ना पड़े, फंक्शंस की इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन अब जो है कितनी कंपनीज हैं उनके पास, उनको फंक्शनैलिटी की जरूरत है, फंक्शंस की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस को डिफरेंट फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, इसका ये रोल होगा, फाइनेंस का रोल डिफरेंट होगा, आईटी का रोल डिफरेंट होगा, मार्केटिंग का रोल डिफरेंट होगा। इसको बोलते हैं फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स। पहला डिपार्टमेंट कौन सा होता है जी? परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है, परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? चीजों को खरीदना, परचेजेस करना। किसके लिए? बिजनेस के लिए। इम्तियाज स्टोर वाले क्या करते हैं? चीजें खरीदते हैं, बहुत सारे उनके पास सप्लायर्स हैं जो उनको माल देते हैं, उनसे चीजें खरीदते हैं और उनके साथ डिस्काउंट एग्री करते हैं कि भाई आप हमें डिस्काउंट दें, कीमत कम करें और हमें अच्छी टर्म्स दें, क्रेडिट फैसिलिटी दें, हम आपको पैसे बाद में दे देंगे, आप हमें सामान तो दें, जब बिकेगा तो हम आपको पैसे भी दे देंगे। तो इनका काम क्या होता है परचेज वालों का? निगोशिएट प्राइस, डिलीवरी, क्वालिटी, सिलेक्ट बेस्ट सप्लायर, इंश्योर ओनली नीडेड गुड्स आर बॉट एंड प्लेस द ऑर्डर्स। किसको ऑर्डर प्लेस करेंगे? सप्लायर्स को, जो आपको सप्लाई करता है सामान। ठीक है बेटा? तो परचेज का काम क्या हुआ? खरीदारी करना, सिलेक्ट करना कि कौन सा दुकानदार आगे हमें अच्छी प्राइस पे चीज देता है, क्वालिटी अच्छी देता है कि नहीं देता। इनका काम पेमेंट करना नहीं है, इनका काम पेमेंट करना नहीं है। पेपर में कंफ्यूज कर जाता है वो आपको। वो कहता है परचेज डिपार्टमेंट मेक्स द पेमेंट, डू यू एग्री? सो ही डजंट मेक द पेमेंट बट ही निगोशिएट, वो प्राइस निगोशिएट करता है। वो वेंडर देखता है कि मैंने कहां से चीज खरीदनी है, किस प्राइस पे खरीदनी है। पेमेंट अकाउंट्स वाले करते हैं। पेमेंट कौन करेगा? आप लोग। वो जो चीजें खरीदारी होगी उसकी पेमेंट अकाउंट्स वाले करेंगे, लेकिन खरीदारी करने का जो मरहला होगा कि कहां पे कौन सी चीज मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस क्या है, डिस्काउंट लेना, निगोशिएट करना, तो परचेज वाले जाएंगे,
परचेज मैनेजर जाएगा और परचेज मैनेजर सारी चीज़ों को देखेगा, डिफरेंट ऑर्डर्स को देखेगा कि कौन सा ऑर्डर मेरे लिए सस्ता पड़ता है, कहाँ से मैं कौन सी चीज़ खरीद सकता हूँ, क्या मेरे लिए वो चीज़ खरीदना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। ये क्या किसका रोल हुआ? परचेज डिपार्टमेंट का। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो? चलो आगे। लो जी, दूसरा डिपार्टमेंट है सेलिंग एंड मार्केटिंग का। सेलिंग एंड मार्केटिंग, इनका यूजुअली सेलिंग का मतलब होता है ऑर्डर लेना, यानी कि जब आप चीजें बेचते हैं, सेल्स करते हैं। दो टर्म्स हमारे सामने आ रही हैं, एक आ रही है परचेज वर्ड, एक वर्ड है परचेज का और दूसरा है सेल्स का। परचेज का मतलब क्या हुआ? खरीदना, सिंपल वर्ड है। सेल्स का मतलब क्या हुआ? बेचना। तो ये जो सेलिंग एंड मार्केटिंग है, सेलिंग का मतलब होता है कि आपने ऑर्डर लेने हैं। मैंने आपको एग्जांपल याद है दराज की बताई थी कि आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो कौन ले रहा होता है ऑर्डर? सेलिंग एंड मार्केटिंग वाले। सेल्स का काम होता है सिर्फ चीजों को बेचना, ठीक है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर वसूल करना, उनको फुलफिल करवाना। एक डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग का, इसमें थोड़ा सा फर्क है सेल्स और मार्केटिंग में। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना चीजों को, एडवर्टाइज करना, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं रोड साइड के ऊपर, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ऐड चल रहे होते हैं, यूट्यूब पे ऐड चल रहे होते हैं, वो कौन कर रहा होता है? वो मार्केटिंग वाले कर रहे होते हैं। तो सेल्स का मतलब ये होता है ऑर्डर लेना, कस्टमर को चीजें बेचना। कस्टमर का कोई प्रॉब्लम आ गया तो सेल्स वाले उसको हैंडल करेंगे। मार्केटिंग वाले क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, बाय वन गेट वन से की सेल लगा रहे होंगे। मार्केटिंग वाले क्या कर रहे होंगे? एड चला रहे होंगे सोशल मीडिया पे या बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे होंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया, उनका काम है मार्केटिंग का। तो टेक सेल्स ऑर्डर्स, अरेंज डिलीवरीज, घर सामान पहुंचाना है, कौन करेगा? सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले नहीं करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, किसका काम है? मार्केटिंग का। चौथी चीज पे सेल्स कमीशन, सेल्स का काम है। समझ आ रही बात? सेल्स और मार्केटिंग हम कभी इसको इकट्ठा ही कंसीडर करते हैं, ज्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग एक ही डिपार्टमेंट। और ये जो सेल्स वाले लोग होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं बिजनेस के लिए। क्यों? ये लोग बड़े फेवरेट लोग होते हैं आपके ऑनर के। हाँ जी, ये सेल करेंगे तो बिजनेस का साइकिल चलेगा ना यार। आप मार्केटिंग अच्छी करेंगे, सेल्स अच्छी करेंगे तो लोग आपको ऑर्डर देंगे। अगर आप उनको अच्छे ऑर्डर ही नहीं, आप उनको सेल ही नहीं करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैं जब निशात में काम करता था ना, तो एक दिन मैं, चूंकि निशात के डिफरेंट फ्लोर्स बने हुए, डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए, तो हम अकाउंट्स में काम करते थे। तो एक दिन ना हमारा दिल किया कि यार क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। हमारे ना सेक्शन में चाय मिलती थी। तो मुझे नया नया मैंने ज्वाइन किया, तो मैं ना, मुझे दोस्त ने बताया कि यार वो तुमने कॉफ़ी पीनी है तो तुम्हें ना मार्केटिंग वालों के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो क्यों? मैंने कहा यार मार्केटिंग वालों के पास क्यों? उनको क्या कॉफ़ी क्यों मिलती है? तो उसने कहा यार बात ये है कि जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना, ये सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले सारी सारी रात काम करते हैं, यानी कि इनकी डिफरेंट शिफ्ट चलती हैं, नाइट शिफ्ट चलती हैं, चूंकि ये चीज़ें बेच रहे हैं यूएसए की मार्केट में। अब टाइम जोन का फर्क है, समझ आ रही है बात कि नहीं? वो रात को जागते हैं, यानी कि सेल्स का डिपार्टमेंट चूंकि यूरोप में चीज़ बेचनी है, कनाडा में चीज़ बेचनी है, आपका टाइम जोन का फर्क आ रहा है। वो आधा स्टाफ रात को काम करता था, आधा स्टाफ दिन को काम करता था। वो कहते यार वो ना उधर से आपको कॉफ़ी इसलिए मिलेगी, रात को ना जागना होता है। मैं गया वहाँ पे, मार्केटिंग के सेल्स के लोग बैठे हुए हैं बड़े चिल, हम जरा सूटेड बुटेड होके जाते थे, वो बैठे हुए बड़े रिलैक्स। लम्स के ग्रेजुएट, एलएसई के ग्रेजुएट, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, वो बैठे हुए हैं रिलैक्स माहौल में, जीन्स टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, रिलैक्स। मैं कि यार इनको कोई नहीं पूछता यार, ये क्या चक्कर है भाई? हाँ वो बड़े तैयार शर हो गए आते हैं।
तो पता चला कि भाई ये जो है ना, ये सीईओ के बड़े क्लोज लोग हैं, ये इन्होंने बस बिजनेस लेकर आना है, रिलैक्स इनको रखना पड़ता है, इसलिए ये फेवरेट लोग हैं। तो इनको मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की चीजें बेच रहे हैं, तो लिहाजा इनको रिलैक्स रखा जाए। समझ आ रही बात? तो मार्केटिंग के जो लोग होते हैं ना, कुछ कैजुअल होते हैं, कई दफा आप कैजुअल फाइंड करेंगे, लेकिन वो कुछ बिजनेस मीटिंग्स में जब जाते हैं, या जब वो अपनी मीटिंग्स में, हाई लेवल मीटिंग्स में जाते हैं, फिर बड़े सूटेड बुटेड होकर फिर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, चूंकि मार्केटिंग कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो हमने कहा यार मार्केटिंग वाले लोग तो बड़े जबरदस्त हैं जी, बड़े रिलैक्स हैं, चूंकि वो फेवरेट होते हैं बिजनेस के लिए। आप यहाँ पे अगर बात करें क्रेसेंट कॉलेज में, तो ये फ्रंट डेस्क बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट लगेगा किसको? ऑनर्स को, चूंकि एडमिशन सारे वहां से हो रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, वो काउंसलिंग कर रहे हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? फाइनेंस या अकाउंट्स का। जितना भी बिजनेस के अंदर पैसे का लेन देन, पेमेंट्स, लोगों की सैलरीज देना, पेमेंट्स देना, लोगों से पैसे वसूल करना, उनका हिसाब किताब करना, पैसे का हिसाब किताब करना कौन करेगा? फाइनेंस वाले। इसमें कौन लोग काम करेंगे? हम लोग काम करेंगे, ठीक है। और ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ये किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है, इसके बगैर बिजनेस ऑपरेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि कल को सेलिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, बजट चाहिए, फाइनेंस वाले देंगे। पैसा किसने देना है? फाइनेंस वालों ने। बात समझ आ रही है पीछे भाई? जितनी भी इनवॉइसेस हैं, पेमेंट करनी है, पेमेंट की वसूली करनी है, आपने कोई खर्चा करना है, बिल्डिंग चेंज करनी है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे देने हैं, उनका हिसाब किताब करना है, ऑनर को बताना है कि यार इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतनी इनकम हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए, पैसा यहां से आ रहा है, यहां पे गया, और आगे हमने यहां पे इन्वेस्ट भी किया है। तो ये सारे का सारा हिसाब किताब रखना, पेमेंट्स करना, इनवॉइसेस वगैरह की कलेक्शंस करना, अकाउंट्स और फाइनेंस का काम है। यहां पे दो डिपार्टमेंट्स मैंने लिखे हैं, एक फाइनेंस और एक अकाउंट्स। थोड़ा सा फर्क है, आगे चल के इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। उसके बाद चौथा डिपार्टमेंट है जिसको एचआर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, या इसको पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। यूके के अंदर पर्सनल का वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट जो है, इनका काम लोगों को हायर करना होता है, लोगों को अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, हायरिंग फायरिंग करना। किसका काम है? लोगों को हायर करना और निकालना, फायर करना जिसको बोलते हैं। किसका काम है? एचआर वालों का। लोगों को ट्रेन करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, किसका काम है? पर्सनल डिपार्टमेंट का। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बिजनेस चलाना है, तो आप चाहते हो कि बिजनेस प्रॉपर रन हो, कोई ना कोई उसको सुपरवाइज करे, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करे। उसकी क्या क्या काम होगा जी? जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीफोन और इंटरनेट वगैरह की इंस्टॉलेशन है, उनकी पेमेंट्स वगैरह हैं, उसको क्लियर करवाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। रेंट वगैरह देखना, रेंट पे बिल्डिंग्स लेना, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस करवाना, या आपने जनरल ऑफिस चीज़ें खरीदनी है, सामान खरीदना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले करेंगे। क्लीनिंग एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। अब ये जो आपको क्लासरूम सुबह सुबह क्लीन मिलते हैं, जब आप आते हैं तो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन है पीछे जो उसको देख रही है कि यार क्लासरूम क्लीन है, टीचर के पास पानी मौजूद है कि नहीं है, या टीचर के डेस्क में टिश्यू पेपर्स का बॉक्स भी पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, या आपके कोई बिजली का मसला तो नहीं हुआ, एसी से ही काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स में कहीं पे कोई क्रैक तो नहीं आ रहा, उसकी मेंटेनेंस की तो जरूरत नहीं है। ये काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है बेटा? तो ये कुछ हमने बेसिक डिपार्टमेंट्स देखे हैं। इसके साथ साथ हमारा एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन यहां पे नहीं लिखा हुआ। प्रोडक्शन का जो डिपार्टमेंट है वो आपको नजर आएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। कहां पे नजर आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। चूंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम एक चीज से दूसरी चीज बना रहे होते हैं, तो वहां पे चीजों को बनाने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कि वो रॉ मटेरियल से क्या चीज बनाएंगे? फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल से हम क्या बनाएंगे बेटा? फिनिश गुड्स। क्या डिफरेंस होता है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में? रॉ
रॉ मटेरियल जैसे एग्जांपल एक दरख्त है उससे जो टेस्ट या कोई भी फर्नीचर बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट। हाँ जी, देखें जो रॉ मटेरियल होता है दैट इज नॉट रेडी टू बी यूज्ड, ऐसी चीज जो रॉ फॉर्म में होती है। आपका कपड़ा है, कपड़ा रॉ मटेरियल है, जब कपड़े से ये सूट सिल जाएगा और मैं इसको पहन लूंगा तो मेरे लिए फिनिश गुड है, सिंपल, ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल से हम जब फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं तो वो जो डिपार्टमेंट है वो कहलाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसका काम सिर्फ प्रोड्यूस करना होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये नजर आता है, इसलिए मैंने यहां पे स्लाइड में इसको नहीं डाला हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, चूंकि हमारी हम जनरली बात कर रहे थे कि कॉमन डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आईटी का डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट बेटा? आईटी का, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा होगा? आईटी का डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा होगा? हमारे भी कॉलेज में आईटी का डिपार्टमेंट है। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, कंप्यूटर्स लगाना, नेटवर्किंग करना, इंटरनेट वगैरह के कनेक्शंस वगैरह देखना, जो वाईफाई क्लासेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है भाई। आपकी ये जो लैब है आईटी देख रही है उसको, कंप्यूटर के सिस्टम सारे आईटी उसको मैनेज कर रहा है, कंप्यूटर की खरीदारी करना आईटी करेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो ये हम कहते हैं कि भाई आईटी का रोल क्या है? सिस्टम्स को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना। इसके अलावा एक डिपार्टमेंट होता है टैक्स का। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स का डिपार्टमेंट अलग से होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो टैक्स के मैटर्स हैं वो फाइनेंस और अकाउंट्स वाली देख रहे होते हैं कि टैक्स की कितनी पेमेंट बनती है, एफबीआर को जो पे करना है, तो वो कौन देखेगा? वो अकाउंट्स वाले देखेंगे। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें टैक्स का अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। डिपार्टमेंट्स बनाना डिपेंड करता है कि बिजनेस का स्केल क्या है। बिजनेस बड़ा है तो डिपार्टमेंट भी आपको ज्यादा नजर आएंगे, और अगर बिजनेस छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट भी थोड़े थोड़े होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा से रिपीट करूं, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस है, बड़ा लेवल पे कारोबार हो रहा है, तो वहां पे डिपार्टमेंट भी ज्यादा नजर आएंगे, और अगर छोटा कारोबार है तो वहां पे डिपार्टमेंट भी थोड़ी तादाद में होंगे, 3-4 डिपार्टमेंट होंगे, बस उससे हम गुजारा कर रहे होंगे जी। जी जी, पर्सनल, हाँ जी, पर्सनल एचआर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मैं अभी तक समझा नहीं हूं आपको। फोर्थ का 4 पॉइंट, एडमिनिस्टर एचआर रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्टर एचआर रिकॉर्ड्स, एचआर के रिकॉर्ड्स को रखना, मैनेज करना, लोग कितने आए हैं, कितने अपॉइंट हुए हैं, कितने चले गए हैं, उन सारों का डॉक्यूमेंट रखना, सीवी रखना, डॉक्यूमेंट्स रखना, किसका काम है? एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? एक किस्म का सुपरवाइज करना, डॉक्यूमेंट्स की मेंटेनेंस करना, उनका ये काम है, एचआर का काम है। कितने लोग हायर हुए, कितने फायर हो गए, कितने के सीवी पड़े हुए हैं, किसको इंटरव्यू की कॉल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इनका मेन मकसद होता है लोगों को सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना और उनके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना। इसलिए कि एचआर वालों ने कल को फाइनेंस वालों को डाटा भी देना होता है। किसका डाटा देना होता है? सैलरीज के लिए, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हो किसी कंपनी में, जब आप जाते हो तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो? एचआर वालों के साथ। एचआर वाले आपको अपॉइंट करते हैं, वो एचआर वाले इंफॉर्मेशन किसको देंगे? फाइनेंस वालों को, चूंकि सैलरियां किसने बनानी है? फाइनेंस वालों ने। पेमेंट किसने करनी है? फाइनेंस वालों ने। तो वो सारा आपको बताया जाता है कि यार इतने इंप्लॉइज हैं, इनका इतना बोनस बनता है, इनकी इतनी कमीशन बनती है। ये सारी इंफॉर्मेशन फिर पास ऑन की जाती है अकाउंट्स वालों को। जी सर, आपने जैसे बताया कि वो फाइनेंस वाले बताते हैं उनको एचआर को कि कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। एचआर को नहीं बताते, सीईओ या हाँ जी, सीईओ को। तो वो किसी से परमिशन नहीं लेते कि इस इधर इन्वेस्ट करने लगे हैं हम? हाँ, वो विद द गाइडलाइंस ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो ऑनर होता है, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहे होते हैं अकाउंट्स वाले। लेकिन अकाउंट्स वालों का हमारा कल को ये काम है, आपको इससे अंदाजा होगा कि हमारा रोल कितना सेंसिटिव रोल होता है।
हमने अकाउंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, अकाउंट्स बनाने होते हैं, पेमेंट्स करनी होती हैं टैक्स की। इसी तरह हमने इन्वेस्टमेंट्स भी करनी होती हैं। हमने गाइड करना होता है अपने सीईओ को, ऑनर को, कि भाई ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड में इतना पैसा लगा दो या शेयर्स में लगा दो किसी और कंपनी में, या किसी और कंपनी को हम खरीद भी सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास मौजूद है, इस पैसे को हम बैंक में रख भी सकते हैं, इस पे हमें इतना प्रॉफिट भी मिल सकता है, या हम ये यहाँ पे कोई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये काम किसका होता है? एडवाइस करना फाइनेंस का। फाइनेंस वाला जो है ना, ये आपका सीईओ का एक किस्म का बच्चा होता है, के राइट हैंड होता है। इसके बगैर सीईओ डिसीजंस नहीं कर सकता। हर डिसीजन, हर फैसला करने में पैसे की जरूरत होती है कि नहीं होती? आपने कोई फैसला करना है बिजनेस के लिए, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मैं बिल्डिंग खरीदूं, क्रेसेंट कॉलेज एक और बिल्डिंग खरीदना चाहता है फॉर एग्जांपल कॉलेज के लिए, भाई पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस वाले ये बताएंगे कि सर हमारे पास इस वक्त कितने पैसे मौजूद हैं, क्या हम बिल्डिंग खरीद भी सकते हैं कि हमें इसको रेंट पे लेना पड़ेगा? अगर हम रेंट पे लेंगे तो इतना मेंटेनेंस पे खर्चा आएगा, इतना इसको रेनोवेट करने पे खर्चा आएगा। अगर हम अपनी बिल्डिंग लेते हैं तो शायद हम पर्पस बिल्ट कैंपस बना सकते हैं और उस पे हमारा मेंटेनेंस का खर्चा शायद ना आए। बात समझ आ रही? तो कल को इंशाल्लाह ताला व्हेन यू विल बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द ACCAs, ACCA और चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई फर्क नहीं है इंटरनेशनली। समझ आ रही बात करी? तो मैं इसलिए ACCA को CA ही कहता हूं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला कल को जब आप ACCA कर लेते हैं तो आप इंग्लैंड एंड वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ओके, आप ऑटोमेटिकली कनाडा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं बाय पासिंग 1 और 2 पेपर्स। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली न्यूजीलैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, कनाडा के बन सकते हैं, अमेरिका के नहीं बन सकते। अमेरिका ACCA को इतना अच्छा समझता नहीं है, वेलकम नहीं करता। समझता है बॉडी, लेकिन अमेरिका का अपना एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक वो चीज साइकी है। तो हम ये समझेंगे कि भाई जो हमारा फाइनेंस का काम है ना, हमारा मनी मैटर से रिलेटेड है। पैसे का हिसाब किताब, लेन देन, पेमेंट्स करना, वसूली करना, वो फाइनेंस का काम है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बातें ज्यादा समझ आना शुरू होंगी जब आप FA1 पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे बेटा? FA1। ओके जी, अब हम जी सर इसमें इस थर्ड पॉइंट में आपने एक और पॉइंट बताया था कि अगर हमने कोई बिल्डिंग लेनी है तो ये भी फाइनेंस वालों का काम, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले उसको जाके पहले चेक करेंगे, बताएंगे। देखो ये आपस में डिपार्टमेंट, ये नहीं है कि आपने डिपार्टमेंट बना दिया, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपस में काम किए जाते हैं मिलजुल के। सेल्स वाले मार्केटिंग के साथ, डिस्पैचिंग के साथ काम नहीं करेंगे? करेंगे। सेल्स वाले प्रोडक्शन के साथ काम नहीं करेंगे? सेल्स ने ऑर्डर लिया, प्रोडक्शन ने उसको प्रोड्यूस किया। सेल्स वाले अगर इंफॉर्मेशन ही ना देंगे तो प्रोडक्शन वाले कहां से प्रोड्यूस करेंगे? उनको ख्वाब आएगा। तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही होती है? इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। चैप्टर 2 हमारा इंफॉर्मेशन के बारे में ही है कि आपस में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, डाटा को कैसे शेयर किया जाता है। जी सर ये एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है, आपने बताया था कि टेलीफोन और इंटरनेट के जो बिल्स हैं वो बिल्स को कई दफा स्मॉल पेमेंट्स को करना, ये यूजुअली वैसे होता अकाउंट्स वालों का काम है, लेकिन उनके बिल्स को कलेक्ट करना, मेक श्योर करना कि भाई बिल्स आ रहे हैं, कितने बिल्स पे हुए हैं, कितने नहीं हुए, बिल्स को क्लियर करवाना, इंस्टॉलेशंस करवाना, इंटरनेट के PTCL वालों से कहना कि यार ये जरा इधर तार बिछा दो, बिजली कट गई है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला जाएगा, वो अकाउंट्स वाला नहीं जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपके जहन में यानी कि होना ये चाहिए कि यार जो बिजनेस की जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि बिजनेस को चलाना है तो थोड़ा सा आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। सफाई सुथराई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है यार। ये कुर्सियां टेबलें लगाना, कुर्सियों को जब ये शिफ्ट हुआ था कैंपस, तो कुर्सियों को एक बिल्डिंग से दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उसको आपके बिल्कुल सामने डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आपको नजर आए डिपार्टमेंट, छोटा सा डिपार्टमेंट। ठीक है भाई, कैंटीन वालों को सुपरवाइज करना,
खाने की क्वालिटी ठीक है कि नहीं? किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेशन की। क्रेसेंट कॉलेज में भी अब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कोऑर्डिनेशन का डिपार्टमेंट है, एडमिशन का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जो हमारी सैलरियां वगैरह बनाते हैं सारे, ठीक है? ये सारे के सारे तकरीबन आपको सारे डिपार्टमेंट यहां पे नजर आएंगे क्रेसेंट कॉलेज में भी। नोटेड जी? चलें आगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक वर्ड, दो वर्ड्स हम और सीखते हैं। एक कहलाता है सेंट्रलाइजेशन और एक कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है? तकरीबन आपका आधे से ज्यादा चैप्टर यहां तक कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1। ओके, बता दूं इसको, सारा नोट कर लिया जी? ओके। मुश्किल तो नहीं लग रहा है यार आप लोगों को? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो बड़ी तंग कर रही हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेके? मैं स्लो चल रहा हूं, पहले 1-2 चैप्टर तक हमें स्लो चलना पड़ेगा, देन विल टेक द स्पीड और विल पिक अप द स्पीड, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि यार अब ये सिलेबस हमारा, चूंकि हमारे पास 10 वीक्स हैं, 10 वीक्स का हमारा सिलेबस है। 10 वीक्स मीन्स 2.5 मंथ ऑलमोस्ट। MA1 का जो सिलेबस है FA1 से थोड़ा सा कम है, ठीक है? MA1 का सिलेबस FA1 से थोड़ा सा कम नजर आएगा। जब आप अगले लेवल पे जाएंगे तो वहां पे MA2 का सिलेबस FA2 से ज्यादा नजर आएगा, तो लेवल फर्क आ जाता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे, जहां पे बिजनेस सारे फैसले, सारे काम एक ही जगह पे कर रहा होता है, तो वो बिजनेस सेंट्रलाइज्ड बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रलाइज्ड बिजनेस। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्रेसेंट कॉलेज, क्रेसेंट कॉलेज की कितनी ब्रांचेस हैं? एक ही ब्रांच है, ये वाली ब्रांच क्रेसेंट कॉलेज की एक ही ब्रांच है। हम सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, IT का, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स का, हम सारे का सारा काम कहां पे कर रहे हैं? इसी बिल्डिंग पे कर रहे हैं। हमारी कोई और बिल्डिंग नहीं है। सारे प्लान, सारे डिसीजंस, सब कुछ हम यहां पे रह के कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो जब हम बिजनेस बनाते हैं तो हमें यह डिसाइड करना है कि हमने क्या बिजनेस को सेंट्रली ऑपरेट करना है, एक ही जगह से हमने सारे बिजनेस को कंट्रोल करने हैं, सारे डिपार्टमेंट को एक ही जगह से कंट्रोल करने हैं, या डिफरेंट जगहों से बिजनेस को कंट्रोल करना है। बात समझ आ रही? अब आपको पता है खाना काबा दुनिया का सेंटर है, एग्रीड? ये हमारी प्रूवन भी बात है, साइंस ने भी प्रूव किया है कि वो दुनिया का सेंटर बनता है। इंशाल्लाह ताला आप जरूर जाएंगे उम्रा करने के लिए भी और हज करने के लिए भी, अल्लाह ताला आपको जरूर लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मैं होके आया, तो मैं उस चीज़ को बयान भी नहीं कर सकता जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं वहाँ पे। अब खाना काबा है, वो सेंटर है। खाना काबा दुनिया में एक ही है, समझ आ रही बात? लोग उसी के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, तो दैट इज सेंटर। एक सेंटर, एक मरकज, एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है, एक ही जगह पे हज हो रहा है। हज कहीं और तो नहीं होता, समझ आ रही बात? हम ये भी नहीं कह सकते कि नमाज सिर्फ खाना काबा में ही होती है। नमाज तो आप किसी भी मस्जिद में पढ़ सकते हो, घर में भी पढ़ सकते हो, ठीक है? बात समझ आ रही है कि नहीं? अब जो हज है दैट इज अ सेंट्रल एक्टिविटी, एक ही जगह पे हो रही है, साल में एक ही दफा हो रही है, तो वो सेंट्रलाइज्ड है। समझ आ रही है बात करी? यानी कि अगर हम अपने बिजनेस को एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हो, हम एक ही जगह से सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हो, जितने भी फैसले हैं वो एक ही जगह पे किए जाएं, जितने भी प्लान्स हैं वो एक ही जगह पे बनाए जाएं बिजनेस के बारे में, तो इस बिजनेस को सेंट्रलाइज्ड बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रलाइज्ड। सिंपल इज दैट। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड टास्क एट हेड ऑफिस, यानी कि आपका एक ही हेड ऑफिस है, उस एक हेड ऑफिस से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हो, हर चीज को मैनेज एक ही जगह से कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज्ड।
और अगर आप डिफरेंट जगहों से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, कि आपका एक डिपार्टमेंट लाहौर में है, दूसरा डिपार्टमेंट कराची में है, तीसरा पेशावर में है, प्रोडक्शन का इधर डिपार्टमेंट है लाहौर में, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट पेशावर से ऑपरेट कर रहा है, अब ये जो डिपार्टमेंट्स होंगे ये डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शंस। अगर एक ही बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट तो ये सेंट्रलाइज्ड फंक्शंस कहलाएंगे। हम एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हैं, सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज्ड है। और अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं और अपने अपने फैसले वो खुद ही कर रहे हैं, अपने अपनी डिसीजंस भी ले रहे हैं खुद ही से ही, तो वो क्या कहलाएगा? डिसेंट्रलाइज्ड। हमारी आर्मी में एक ही जर्नल होता है, ऐसे ही है, एक जर्नल है, उसके नीचे नेवी के लोग भी हैं, उसके नीचे और भी जो आर्मी की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी एक बंदे के नीचे हैं। तो हम ये कहेंगे यार सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। लेकिन ईरान की जो वॉर हुई है उसके अंदर आपको ईरान की जो आर्मी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज से मुराद क्या है कि उनके फैसले एक सेंट्रलाइज बंदा नहीं कर रहा, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि आर्मी के उन्होंने जो डिवीजन की हुई है ना, कि अगर कोई फैसला करना है फौरन आपने रिस्पांस देना है, तो बगैर ऊपर से पूछे हुए वो फौरन फैसला करके आगे मिसाइल भेज देगा। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड हैव प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ यू इज ईरान की जो आर्मी काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सेंट्रलाइज फंक्शंस पे काम कर रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसको देख रहा है, देख रहा है नहीं है, ठीक है जी। अब एक बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, तो एक महवर हुआ, एक जगह से सारे फैसले हो रहे हैं, तो दैट इज सेंट्रलाइज्ड। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल नहीं है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। मैं आपको नमाज की एग्जांपल दे रहा था। नमाज क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। आप रास्ते में नमाज पढ़ लें, हर बंदा खाना काबा तो नहीं जाएगा ना नमाज पढ़ने के लिए। खाना काबा भी नमाज हो रही है, वहां पे पढ़ें, वहां पे सवाब ज्यादा है। ऑब्वियसली आप सेंट्रल जगह पे बैठे हुए। तो हमारा मसला बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जो डिसीजन, जो फंक्शंस हैं या बिजनेस जो है वो सेंट्रली ऑपरेट कर रहा है या डिसेंट्रली ऑपरेट कर रहा है। क्या वो काम सेंट्रलाइज कर रहा है, एक ही जगह पे रहते हुए कर रहा है, या डिफरेंट जगहों से कर रहा है? आपको समझ आ रही भाई? कोई मसला किसी स्टूडेंट को यहां तक। अब हम इसके फायदे और नुकसानात को देखते हैं कि इसके फायदे, सेंट्रलाइज के फायदे क्या होंगे। पहला फायदा कंसिस्टेंसी, यानी कि आप एक ही जगह से सारा काम कर रहे हैं तो आपके सामने स्टैंडर्डाइजेशन होगी, यानी कि एक ही बिल्डिंग में सारा काम हो रहा है, आप पॉलिसीज रूल्स सारों के लिए एक जैसे बना सकते हैं। समझ आ रही है? कंसिस्टेंसी होती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। बेटर सिक्योरिटी, चूंकि आप एक ही जगह से हर चीज को सुपरवाइज करें, आसानी से सुपरवाइज कर लेंगे, चीजों को कंट्रोल भी आसानी से कर लेंगे, कोई मिसमैनेजमेंट्स भी नहीं होंगी, कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी, क्योंकि हर चीज आपकी नजर में है। तीसरा फायदा क्या है बेटा? हेड ऑफिस बेटर इन्फॉर्म्ड, इजी मॉनिटरिंग। आप हेड ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, आप वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बेटर मॉनिटरिंग होगी। उसके बाद चीपर क्यों होगा कि हम एक ही बिल्डिंग से ऑपरेट कर रहे हैं? हमने कौन सी कोई 10 बिल्डिंगें ली हुई हैं? 10 डिफरेंट जगहों पे लेंगे, काम करेंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? खर्चे भी कम होंगे सेंट्रलाइज में। उसके बाद आपका एक्सपर्ट स्टाफ भी पूरी एक ही बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, मार्केटिंग वाला भी इधर बैठा हुआ है, फाइनेंस वाला भी इधर बैठा हुआ है, एचआर वाला भी इधर बैठा हुआ है, खर्चे ओवरऑल कम होते हैं। मैं आपको बड़ा आसान लफ्जों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके साथ साथ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि सेम रूल्स, सेम प्रोसीजर्स, एवरीथिंग इज गोना बी सेम फॉर एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, सारे एक ही तरह का ड्रेस पहनेंगे। जैसे कि एमिरेट्स एयरलाइन है, आप इंशाल्लाह जब कभी उसके ऑफिस जाएंगे या पीआई के ऑफिस जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारों ने एक ही ड्रेस कोड पहना हुआ है, यानी कि उनका यूनिफॉर्म एक जैसा ही होगा, कैप्स पहनी होंगी, यूनिफॉर्म, उनका हेयर स्टाइल भी तकरीबन आपको सेम नजर आएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो स्टैंडर्डाइजेशन नजर आएगी, सिमिलैरिटी नजर आएगी।
डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन में बेटा चूंकि आप डिफरेंट ब्रांचेस से ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, आप डिफरेंट जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं तो खर्चे भी ज्यादा होंगे और कई दफा आप अपने कंट्रोल को लूज भी कर देंगे। अब मैं लाहौर बैठा हुआ हूं, मुझे क्या पता कराची में क्या चल रहा है, कराची वाले लोग कैसे फैसला कर रहे हैं, अच्छा फैसला किया, बुरा फैसला किया। तो ये जो एडवांटेजेस है ना सेंट्रलाइजेशन के, वो डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं किसके? डिसेंट्रलाइजेशन के। सिंपल सी बात है। ओवर रिलायंस ऑन हेड ऑफिस ब्रांचेस लेस सफिशिएंट। आप ब्रांचेस बना देते हो, आप इम्तियाज स्टोर है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा ब्रांचेस हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर वो हर ब्रांच अपनी अपने तौर पे काम कर रही है, वो हेड ऑफिस को पूछते ही नहीं है, तो फैसले भी गलत होंगे। आप अपनी ब्रांचेस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कई दफा उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जितना आप अपने सामने बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो मैं हर स्टूडेंट को सुपरवाइज कर सकता हूं, देख सकता हूं, मैनेज कर सकता हूं, मॉनिटर कर सकता हूं। लेकिन अगर आप घर से पढ़ रहे हो, एक स्टूडेंट है कराची से पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट लाहौर से पढ़ रहा है, तो मैं किस किस को सुपरवाइज करता फिरूंगा, मैं किस किस को मॉनिटर करता फिरूंगा? और उसके साथ साथ मेरे खर्चे भी ज्यादा ही होंगे। अगर मेरे 10 कैंपस हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, उनका रेंट है, उनका बिजली का खर्चा है, उनके और भी मसाइल हैं, तो खर्चे भी बढ़ेंगे जब आप उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में फर्दर बात आएगी आपकी किसके अंदर? बीटी के अंदर, एफएबी के अंदर, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। एग्जाम रूल क्या कहता है? एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज इक्वल टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट। जो इसके फायदे हैं वो उसके नुकसानात हैं, जो उसके फायदे हैं वो इसके नुकसानात हैं। ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, वाइस वर्सा है। तो ये आपको पेपर में अगर भूल जाए, सेंट्रलाइजेशन याद है तो डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको याद होगा। ठीक है बेटा, कल इंशाल्लाह ताला हम आखिरी टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर को मैंने आपके लिए एक रिड्यूस कर दिया थोड़ा सा, और तो इंशाल्लाह कल कोशिश कर सकते हैं हम कि इनको नया वर्जन मिल जाए इसका बुक का। तो कल इंशाल्लाह आपको ना नया वर्जन मिल जाएगा, उसमें मैंने इसको रिड्यूस किया, कुछ टॉपिक्स को मैंने यहां से निकाल दिया, तो आपको नए वाले नोट्स मिल जाएंगे, फिर आपने नए नोट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो वो 20 पेजेस पे मैंने उसको कोशिश किया है कि आपको समराइज करके एग्जाम फोकस डिस्कशन की जाए, और आपके लिए वो ऐसा लगे कि भाई इंशाल्लाह ताला इसको करके हम आराम से पास हो सकते हैं। आप लोगों का आज क्विज भी है, एक सरप्राइज क्विज है। जितनी हमारी डिस्कशन हुई है अभी तक, तो उसको मैं असेस करना चाहता हूं कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, कोशिश करें कि जो हमारी डिस्कशन हुई है उसकी बेस पे आप इस क्विज को सॉल्व करें। आज के लिए क्लास नहीं होगा, FA1 की क्लास के फौरन बाद आपका क्विज है MA1 का, तो आपने इसी रूम में वापस आना है FA1 को पढ़ के। रिवाइज का मतलब ये है कि देखें, जो आपने सुना है मुझे, जो मैं लिखता रहा हूं बोर्ड के ऊपर, जो डिस्कशन होती रही है, उसकी बेस पे आपका ये क्विज है। यानी कि इसको ये नहीं है कि आपने को पढ़ के तैयार करके, तो हाँ अंडरस्टैंडिंग, मैं इसलिए बारहा कहता हूं कि यार आप पढ़ के आए, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको समझ कितनी आई है। और इसी तरह आपके ना हर वीक में एक से दो क्विजेस हो सकते हैं, टेस्ट के अलावा भी आपके क्विजेस हो सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि जितने ज़्यादा इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपको पास करने में कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है बेटा, हमारा टारगेट यहाँ पे मोर देन 90% स्कोर है, और इंशाल्लाह आप ले भी सकते हैं, बिकॉज आपका बैच बड़ा सीरियस है। मुझे अच्छा लगा बैच आप लोगों का पढ़ाते हुए कि आप लोगों के अंदर वो जो बदतमीजी वाला एलिमेंट है ना, वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सीरियस हैं अपनी स्टडीज़ को लेके। लेकिन ये सीरियसनेस एंड तक नज़र आनी चाहिए। ACCA में एक आखिरी बात, आपको आखिरी टिप देता चलूँ, ACCA में वो बच्चा फेल नहीं होता जो डेली का काम डेली करता है। चाहे टीचर आपको एक वर्ड सिखाए, आपने उसको घर जाके रिवाइज करना है। हमारी डिक्शनरी में टुमारो का वर्ड नहीं है, अकाउंटेंट्स की डिक्शनरी में टुमारो का वर्ड नहीं होता। हम ये कहते हैं कि कल आएगा, कल का वर्ड है ही नहीं, जो है आज ही करना है और घर जाके करना है, चाहे रात के 12 बजे या 1 बजे।
चाहे आपके घर में फैमिली गैदरिंग्स हो या कुछ भी हो। मुझे अपने एक कज़न की एग्जाम्पल मेरे सामने है। उस कज़न ने प्रूव किया है कि आपके लिए कई दफ़ा कैरियर और कई दफ़ा कितनी बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मेरी फूफो का बेटा, उसके एग्ज़ाम्स थे मैट्रिक के, मेरा एज फेलो है, माशाल्लाह पीएचडी डॉक्टर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैट्रिक के एग्ज़ाम्स थे ना, जिस दिन उसका पेपर था मैथ्स का, उसी दिन उसके वालिद साहब की डेथ हो गई थी। घर पे जनाजा पड़ा हुआ था मेरे फूफा का, और वो उसी तरह वो बच्चा उठ के पेपर देने गया था। कुड यू इमेजिन कि इतना बड़ा लॉस, लेकिन वो एग्जाम देने गया। इससे ज्यादा अर्जेंसी क्या होगी बताएं? हो सकती है, लेकिन उसने एग्जाम दिया और उसने पास भी किया। किस माइंडसेट के साथ वो गया होगा, किस माइंडसेट से उसने पास किया होगा। आज अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स का। तो बेटा, प्रायोरिटीज कई दफा ऑब्वियसली लॉसेस आते हैं जिंदगी में, बड़े बड़े डायलेमास आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का एक दफा ऑपरेशन था, अगले दिन मेरा पेपर था, किताबें मैं साथ लेके गया हुआ था, उधर से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के किताबें पढ़ रहा था, अपनी पेपर की तैयारी करनी थी, टैक्स का पेपर था, स्किल्स का। ऑपरेशन भी करवाया, माँ की दुआएं भी ली, अगले दिन पेपर में भी गए। और एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि सुबह ऑपरेशन था और दोपहर को एग्ज़ाम था। तो आपकी डिपेंड करता है कि आपके लिए मकसद क्या है। मकसद के सामने तो फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको अपनी आदत को चेंज करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, कुछ सेक्रीफाइस मांगती है, कुर्बानी मांगती है सक्सेस। सक्सेस के साथ कुर्बानी आती है बेटा, कुर्बानी के बगैर सक्सेस नहीं मिलती। आपका सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा, क्लास पढ़ने को, अपनी आदत को कुर्बान करके आप क्लास में पहुंचते हो, तो कल को कामयाबी भी अल्लाह ताला क्या देखेगा नहीं कि यार ये बंदा सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है, तैयार होता है कॉलेज के लिए, घर से निकलता है, इबादत करने जा रहा है, इल्म हासिल करने जा रहा है, इबादत में है। अब आप इस वक्त नॉलेज ले रहे हैं बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इबादत में हूं इस वक्त। लेकिन मुझे बात बताओ कि आप अगर सोए रहते हो, कहते हो यार कोई नहीं, पढ़ लांगे क्लास, खैर है, कोई नहीं, अल्लाह को नजर नहीं आ रहा। आपको कि यार मैं अपने माँ बाप की दुआओं से पास हो जाऊंगा, होते हैं बच्चे, मेहनत नहीं करूंगा पास हो जाऊंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पाना है ना कुछ, तो थोड़ा सा कुर्बानी दे के आपको जाना पड़ेगा। हम लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं, हम लोगों ने ईद के दिन में पेपर दिए हुए, ईद वाले दिन पेपर दिए हुए। तो इंशाल्लाह ताला अपने आप को थोड़ा सा इसके लिए मेंटली जितना जल्दी तैयार कर लेंगे ना कि भाई ये मेरा कैरियर सामने खड़ा हुआ है, मैंने इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, कोई नहीं, मैं हाजिर हूं, तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप कहेंगे नहीं यार मैं कुछ भी ना करूं और बस मेरे सामने आंख खोलूं, ख्वाब देखूं, सामने एसीसी की डिग्री मेरे हाथ में, मेरे माँ बाप के सामने कोई थमा रहा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ले आएं, डेली का काम डेली करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको शर्त से कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप मेहनत ही ना करो तो फिर मैं आपकी कोई गारंटी नहीं देता। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।